हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी पॉलिटी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, अध्याय 30 है। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, भारत में अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग जो है पहली बार भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया। तो भारत में अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग पहली बार कहां किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 में। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 में राष्ट्रपति के द्वारा अनुसूचित जाति का निर्धारण किया जाता है। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा, जिसमें संबंधित राज्यों के राज्यपाल से भी परामर्श किया जाता है। अनुसूचित जनजाति का अभिप्राय आदिवासी या वनवासी समुदाय से है जो भौगोलिक रूप से सुदूर पहाड़ी एवं वन क्षेत्रों में रहते हैं। वे आर्थिक और राजनैतिक रूप से जो है अत्यधिक पिछड़े हुए हैं और अपनी आजीविका के लिए पूर्णतः वन उत्पादों और कृषि पर यह निर्भर है। ठीक है, उनकी भाषा और संस्कृति विशिष्ट है और वे समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं है। वे स्वयं को समाज से अलग थलग बनाए रखते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की जो स्थापना है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। 1990 में 65वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 338 के अंतर्गत एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी। भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से अनुसूचित जनजातियां अनुसूचित जातियों से भिन्न है तथा उनकी समस्याएं भी अनुसूचित जातियों से डिफरेंट है। 1999 में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास से संबंधित कार्यों को गति देने के लिए एक नए जनजातीय मंत्रालय की स्थापना संघ सरकार के द्वारा की गई और इस प्रकार अनुसूचित जनजातियों के हितों की अधिक प्रभावी तरीके से रक्षा करने के लिए यह प्रस्ताव रखा गया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं जनजाति आयोग का विभाजन कर दिया जाए और दोनों के लिए पृथक पृथक आयोगों की स्थापना की जाए। और इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया और उसमें एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 338 का। ध्यान रखिएगा। 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन का पृथक प्रावधान किया गया, अनुच्छेद 338 का, याद रखिएगा। और 2004 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग वर्ष 2004 में अस्तित्व में आया। कब? वर्ष 2004 में यह अस्तित्व में आया। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की जो संरचना है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य शामिल होते हैं। तो एक अध्यक्ष होंगे, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य। आयोग से सदस्यों को राष्ट्रपति के आदेश और हस्ताक्षर तथा मोहर के तहत नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति समय समय पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तों एवं कार्यकाल का निर्धारण करता है। आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 3 इयर्स का होता है। अध्यक्ष और सदस्य 2 कार्यकाल से अधिक के लिए नियुक्त नहीं हो सकते, यानी 6 वर्ष कह सकते हैं। अगर बात करें तो लगातार 6 वर्ष यानी 2 कार्यकाल तक ये पद को धारण कर सकते हैं, इसके बाद नहीं। अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना चाहिए। जो अध्यक्ष होगा इसके लिए जो शर्त है, याद रखिएगा कि अनुसूचित जनजाति का यह सदस्य होना चाहिए जो प्रसिद्ध सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता हो और उपाध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों में से कम 2 व्यक्ति अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने चाहिए। अध्यक्ष को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और उपाध्यक्ष को केंद्रीय राज्य मंत्री तथा सदस्यों को भारत सरकार के सचिव का दर्जा प्राप्त होता है। इनके वेतन और भत्ते भारत सरकार के सचिव के समान होंगे, याद रखिएगा। जो इनके वेतन भत्ता होगा किसके समान होगा? भारत सरकार के सचिव के समान होगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। 6 क्षेत्रीय कार्यालय है। कहां कहां पर है, याद रखिएगा। तो एक भोपाल में है, मध्य प्रदेश भोपाल में। दूसरा भुवनेश्वर, उड़ीसा भुवनेश्वर। तीसरा जयपुर। चौथा रायपुर, छत्तीसगढ़ के रायपुर में। और
पांचवा रांची और छठा शिलोंग में है। तो 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, भोपाल, भुवनेश्वर, जयपुर, रायपुर, रांची, शिलोंग। यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 4 ऑप्शन होगा जिसमें से एक पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है या कौन कौन से हैं। इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो याद रखिएगा। आयोग के जो कार्य हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को भारतीय संविधान के अधीन या अस्थायी रूप से किसी अन्य कानून के अधीन या सरकार के किसी आदेश के अधीन अनुसूचित जनजातियों को दिए गए संरक्षण से संबंधित सभी विषयों की जांच करना और निगरानी करना इसके कार्य हैं। दूसरा कार्य क्या है? अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों के हनन से संबंधित विशेष शिकायतों की जांच करना, अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक और आर्थिक विकास से संबंधित योजना निर्माण में भाग लेना और सलाह देना, और साथ ही संघ और किसी भी राज्य में उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना, ये सभी कार्य हैं। नेक्स्ट कार्य क्या है? तो याद रखिएगा जो आयोग के कार्य हैं, आयोग राष्ट्रपति को अनुसूचित जनजातियों से संबंधित वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है। ठीक है, वार्षिक रिपोर्ट देता है। अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और विकास तथा प्रगति के संबंध में ऐसे अन्य कार्यों को जिन्हें राष्ट्रपति संसद के द्वारा निर्मित किसी कानून के अधीन विनिर्दिष्ट करे, उनका निर्वहन करना है। तो याद रखिएगा अनुसूचित जनजातियों के विकास में आयोग की क्या भूमिका होती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, जनजातीय मंत्रालय के माध्यम से आयोग अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास का कार्य संपादित करता है। जो जनजातीय मंत्रालय है इसके माध्यम से आयोग जो है अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास का जो कार्य है इसको संपादित करता है, जिसके द्वारा जनजातीय क्षेत्र में लघु वन उपजों पर इनका स्वामित्व संबंधी अधिकार होगा। प्राकृतिक वन संसाधनों पर, जो वन्य संसाधन है, इन पर जनजातियों का अधिकार होगा और जनजातीय क्षेत्रों का विकास किया जाएगा और विकास परियोजनाओं से विस्थापित जनजातियों का पुनर्वास की व्यवस्था करना आयोग का दायित्व है। सामाजिक वानिकी तथा वन के संरक्षण के लिए जनजातियों का सहयोग प्राप्त करना, झूम खेती की परंपरा को धीरे धीरे अस्थायी कृषि में परिवर्तित करना इनका कार्य है। संघ सरकार और राज्य सरकार के द्वारा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से संबंधित निर्मित नीतियों में राष्ट्रीय जनजाति आयोग की सलाह ली जाती है। किसकी? राष्ट्रीय जनजाति आयोग की। शिकायतों की जो जांच है इसके बारे में चर्चा करेंगे। आयोग के द्वारा अनुसूचित जनजातियों के उत्पीड़न की शिकायत की जांच भी की जाती है और इस संदर्भ में शिकायतें सीधे आयोग के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को भेजी जाती है। यदि किसी विषय में न्यायपालिका का निर्णय लंबित है तो उसकी शिकायत आयोग से नहीं की जा सकती। इसके बाद शक्तियां, आयोग के पास सिविल न्यायालय की वे सभी शक्तियां होंगी जो उसे किसी वाद की सुनवाई के संबंध में प्राप्त है। आयोग भारत के किसी भी भाग के किसी भी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए समन जारी कर सकता है, शपथ पत्र प्राप्त कर सकता है और उससे पूछताछ कर सकता है, इंक्वायरी कर सकता है। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, आयोग किसी भी दस्तावेज की खोज और प्राप्ति का आदेश दे सकता है, शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त कर सकता है, किसी भी न्यायालय या कार्यालय से सार्वजनिक दस्तावेज अथवा उसकी प्रतिलिपियां की मांग करना, गवाहों और प्रलेखों की जांच के लिए अधिकार पत्र जारी करना और किसी अन्य विषय के संबंध में शक्तियां जो राष्ट्रपति नियम के द्वारा निर्धारित करे। 6 जून 2018 को, याद रखिएगा 6 जून 2018 को सर्वोच्च न्यायालय ने सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की प्रोन्नति में कानून सम्मत आरक्षण देने की अनुमति दे दी है। शीर्ष न्यायालय ने प्रोन्नति जारी रखने का आदेश का अंतिम निर्णय आने तक के लिए दिया है। अनुसूचित जनजाति आयोग का जो प्रतिवेदन है, जो रिपोर्ट है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। याद रखिएगा आयोग के द्वारा अगर बात करें तो आयोग के द्वारा प्रत्येक वर्ष, आयोग के द्वारा एवरी ईयर राष्ट्रपति को अपना जो है रिपोर्ट प्रस्तुत करना होता है। राष्ट्रपति को ये लोग रिपोर्ट सौंपते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा इस
रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखवाया जाता है और इस प्रतिवेदन के साथ यानी इस रिपोर्ट के साथ संघ सरकार से संबंधित अनुशंसाओं की स्वीकृति या अस्वीकृति के कारणों का ज्ञापन भी शामिल होता है। देखिए, यदि रिपोर्ट में किसी राज्य से संबंधित विषय पर कुछ जो है अनुशंसाएं की गई है तो रिपोर्ट की एक प्रति संबंधित राज्य के राज्यपाल को भेजी जाएगी, जो उससे राज्य विधानमंडल के पटल पर राज्यपाल जो है रखवाता है और यहां भी स्वीकृति या अस्वीकृति एवं अनुशंसाओं पर की जाने वाली कार्यवाही का ज्ञापन साथ में प्रस्तुत करना होगा। राष्ट्रीय आदिवासी नीति, राष्ट्रीय आदिवासी नीति, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय आदिवासी नीति का प्रारूप 21 जुलाई 2006 को जारी किया गया। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय आदिवासी नीति का प्रारूप 21 जुलाई 2006 को जारी किया और इस नए प्रारूप में सरकार ने जो है आदिवासियों से जुड़े 23 विषयों पर ध्यान केंद्रित किया है। आदिवासियों की जमीन अधिग्रहण, उनके विस्थापन, पुनर्वास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, राज्यों के पेशा कानून को केंद्र के कानून के संगत बनाना, लैंगिक भेदभाव को दूर करने और उसकी संस्कृति का संरक्षण करने और उन पर अनुसंधान करने आदि पर बल दिया गया है। यह नीति आदिवासियों के हितों से जुड़े संविधान के अनुच्छेदों में अंतर्निहित अधिकारों और उद्देश्यों के आधार पर तैयार की गई है। तो याद रखिएगा। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने अभी तक पीडीएफ नहीं लिया है, अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को शेयर कर दिया गया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए इतना ही।